हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करता हूं आपका पीआईबी एनालिसिस 2 जुलाई 2017 का। तो इसमें पूरी न्यूज़ देखेंगे जो पीआईबी के अंदर छपी है। कल जो आपने फीडबैक दिया मैंने काफ़ी सीरियसली लिया था, उसमें ज़्यादातर लोगों ने कहा था कि आप टाइम की चिंता मत करिए, पूरा अच्छे से समझाइए, तो मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगा। एमसीक्यू आज ऐड नहीं किए, लेकिन आने वाले वीडियोज़ में एमसीक्यू भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक जरूरी सूचना दे देता हूँ, हम यूपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। प्रीलिम्स के लिए 40 टेस्ट होंगे, 7500 इज द प्राइस, 7 अगस्त से स्टार्ट होगी। और मेंस के लिए एस्से राइटिंग 15 टेस्ट होंगे, 6000 प्राइस होगा इसका, और ये 8 जुलाई को पहला टेस्ट होगा। ये जो मेंस है इसी बार 2017 मेंस के लिए होगा, और जो प्रीलिम्स की है ये 2018 के लिए होगी। ज्यादा डिटेल आप कल हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं studiiq.com। चलिए शुरू करते हैं न्यूज को। सबसे पहले 1 जुलाई को क्या खास था? 1 जुलाई को कई सारे दिन थे। एक तो था सीए डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे था। मोदी जी ने बहुत ही जबरदस्त स्पीच भी दी थी इस दिन। सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है उनके बारे में उन्होंने कहा था कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिग्नेचर है वो प्रधानमंत्री के सिग्नेचर से भी ज्यादा ताकतवर होता है। खैर, डॉक्टर्स डे भी था इस दिन, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना 58वां बैंक दिवस मनाया चेन्नई के अंदर, क्योंकि इस दिन 1 जुलाई 1955 को जो इंपीरियल बैंक था उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया था पार्लियामेंट ने और बना दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 3 महत्वपूर्ण दिन थे, डॉक्टर्स डे, सीए डे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक डे, 58th बैंक डे। और इसी दिन सीए डे इसलिए था क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसे हम बोलते हैं आईसीएआई, ये एस्टेब्लिश हुआ था, ये इसका फाउंडेशन डे था। और इसमें जो मोदी ने स्पीच दी थी, प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि जो काला धन है वो कम हो रहा है। इसके लिए उन्होंने ये कहा कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है, और जो स्विस बैंक है, स्विट्जरलैंड के जो बदनाम बैंक है जहां पे लोग अपना पैसा जमा कराते हैं, स्विस बैंक में जो पैसा है वो कम होता जा रहा है। इनफैक्ट आज तक के इतिहास में जो 2016 है उसमें सबसे कम धन भारतीयों ने स्विस बैंक में जमा कराया। सिर्फ 4500 करोड़ रुपए जमा कराया 2016 के अंदर। लगभग 45% ये कम हो गया है। और जो भारत की पोजीशन है वो 88 नंबर पे भारत अब पहुंच गया है इन टर्म्स ऑफ कितना पैसा भारत जमा कराता है आउट ऑफ कंट्रीज स्विस बैंक के अंदर। नंबर 1 कंट्री है यूके। यूके सबसे ज्यादा पैसा जमा कराता है स्विस बैंक्स के अंदर। तो भारत की जो पोजीशन है 2016 में रही 75, 88, और 2015 यानी उससे पिछले साल थी 75। तो भारत खिसक गया 88 नंबर पे। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए कि कम पैसा स्विस बैंक में डिपॉजिट हो रहा है। और भारत की उससे पहले पोजीशन थी, यानी 2014 में थी 61। और इतना ही नहीं, 2007 तक तो भारत टॉप 50 कंट्रीज में होता था पैसा जमा कराने वाले, और 2004 में हम सबसे ऊपर थे, तब हमारी पोजीशन थी 37। तो स्विस बैंक में पैसा लगातार, काला धन, स्विस बैंक में जो पैसा है वो लगातार कम हो रहा है। हम ये नहीं कह सकते काला धन कम हो रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है जो स्विस बैंक में पैसा जमा कराए वो काला धन ही होता है। कोई भी बिजनेसमैन स्विस बैंक में अपना अकाउंट खोल सकता है। लेकिन मोटी बात यह है कि 2016 में जो पैसा जमा हुआ स्विस बैंक के अंदर वो हुआ 4500 करोड़ रुपए। अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसने एक पूरे हर जगह पूरे भारत के अंदर एक स्पेशल ड्राइव लॉन्च करा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये चाहता है कि हम जो हमारे एलिजिबल वोटर हैं, भारत में आप जानते हैं हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फॉलो करते हैं, यानी कि जो 18 साल का बच्चा है वो एडल्ट होता है और वो वोट डाल सकता है। और याद रखिए, भारत में हमेशा से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। 18 साल की उम्र वाले को हम बोलते हैं एडल्ट। लेकिन क्या एडल्ट भारत में वोट डाल सकते थे पहले? नहीं, पहले एज थी 21 साल। तो ये मैं आपको बैकग्राउंड बताऊंगा, पहले न्यूज बता देता हूं। न्यूज ये है कि पूरे देश में जो भी वोटर हैं जो इलेक्शन में वोट डालने के काबिल हैं, उनकी ढंग से रजिस्ट्रेशन की जाएगी, और जो नंबर है वोटर्स का वो मैक्सिमाइज किया जाएगा। इतना ही नहीं, जो वोटर डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं किसी भी कारण से या वोट नहीं डाल सकते, उनका नाम हटा दिया जाएगा लिस्ट से। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फेसबुक के साथ पार्टनरशिप करी है। फेसबुक जो वोटर्स हैं उन्हें रिमाइंड कराएगा कि उन्हें रजिस्ट्रेशन करना है, अपने इलेक्शन कार्ड का रजिस्ट्रेशन करवाना है। दूसरी बात, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना कब था? 25 जनवरी को बना था। हमारा जो गणतंत्र दिवस है उससे एक दिन पहले 1950 के अंदर, और इसलिए हम इसको मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। तो 1950 में बना था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता था। ये यूनि मेंबर इंस्टीट्यूशन था, और वो होता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो इसका हेड होता है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि 21 साल से उम्र घटा के 18 साल कर दी गई वोटिंग की। तो आप खुद सोच लीजिए, पहले आप 21 साल में वोट डाल सकते थे, अब 18 साल में, तो जो नंबर ऑफ वोटर है वो कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए नंबर ऑफ वोटर जितने ज्यादा बढ़ गए तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर लोड आ गया, इसलिए इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। कब बनाया? 1989 के अंदर इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, और उसके बाद इसे मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। और अगर आपसे पूछें कि 21 साल से घटा के एज 18 कब की गई थी, तो वो की गई थी 61वां संशोधन हुआ था जब हमारे संविधान के अंदर 1989 के अंदर। अभी मैंने आपको बताया मल्टी मेंबर होते हैं, तो कौन कौन है मेन मेंबर इसमें? एक तो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो अभी है डॉक्टर नसीम अहमद जईदी। उसके बाद 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, तो एक है
श्री ए के ज्योति और दूसरे हैं ओम प्रकाश रावत। तो ये हैं इलेक्शन कमिश्नर और एक होता है चीफ, जिसे बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब एक इंपॉर्टेंट बात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 6 साल के लिए चुना जाता है या 65 साल उम्र, जो पहले हो जाए। अगर वो 65 साल का हो गया तो रिटायर होना पड़ेगा, 6 साल पूरे हो गए तो रिटायर होना पड़ेगा, जो भी पहले हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 4 पद हैं भारत में, ये दोबारा रीअपॉइंट नहीं किए जा सकते। एक होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो अभी है विजय शर्मा, इनके नाम भी याद रख लीजिए। विजय शर्मा है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। यूपीएससी के चेयरमैन डेविड सलमलिया, यूपीएससी के चेयरमैन है डेविड सलमलिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है नसीम अहमद जहीरी और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है शशिकांत शर्मा। ये 4 लोग हैं, ये चारों पद ऐसे हैं जो रीअपॉइंट नहीं किए जा सकते। यानी एक बार ये, अब जैसे फॉर एग्जांपल नसीम अहमद जहीरी अगर जब रिटायर होंगे तो दोबारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन सकते, और ये इन चारों के ऊपर अप्लाई होता है। और याद रखिए 6 साल के लिए या 65 ईयर्स। अब आते हैं आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज पे, बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। ये इसका लोगो तो नहीं, क्या बोलते हैं इसे आप, इसका थीम या वो टैगलाइन याद रख सकते हैं, एक नेशन एक टैक्स और एक मार्केट। ये है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलिए शुरू करते हैं। तो इस उपलक्ष्य में हमारे जो राष्ट्रपति हैं, अब तो बहुत कम दिनों के लिए राष्ट्रपति बचे हैं, ये अभी राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं। तो उसमें 2 कैंडिडेट हैं। यूपीए की तरफ से हैं मीरा कुमार, दलित लीडर हैं, बाबू जगजीवन राम की बेटी हैं। और दूसरी तरफ है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी और उनके दोस्तों को मिलाकर बोलते हैं एनडीए, और कांग्रेस और उनके दोस्तों को मिलाकर बोलते हैं यूपीए। तो एनडीए में की तरफ से हैं रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद कौन है? बिहार के गवर्नर थे, अब इन्होंने अब ये रिजाइन कर दिया है क्योंकि ये प्रेसिडेंट पद के लिए उम्मीदवार होंगे एनडीए के। तो इन दोनों में भिन्नत होगी और मोस्ट प्रोबेबली रामनाथ कोविंद ही होंगे, क्योंकि बीजेपी के पास बहुत अच्छी मेजोरिटी है। और प्रणब मुखर्जी जो हैं, उन्होंने जीएसटी के लिए एक बड़ी जबरदस्त स्पीच दी। तो मैं उस स्पीच पे नजर डालूंगा क्योंकि उस स्पीच से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, मोदी जी ने स्पेशल सेशन बुलाया पार्लियामेंट का। स्पेशल सेशन हमारे इतिहास में इससे पहले 4 बार बुलाया गया है। एक तो 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू की स्पीच थी, अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी जिसे बोलते हैं। फिर 1972 में जब हमारी स्वतंत्रता को 25 साल पूरे हुए। फिर 1992 में, क्योंकि 1942 में आया था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, तो उसके 50 साल पूरे हुए। और फिर 1997 में जब हमारी स्वतंत्रता को 50 साल पूरे हुए। ये 4 ओकेजन है जब पार्लियामेंट ने स्पेशल सेशन बुलाया। और अब 5वीं बार बुलाया नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि जीएसटी उनके हिसाब से बहुत बड़ा इवेंट था। तो अगर उसको रोल आउट करना था तो पूरे धमाके के साथ करना था, तो स्पेशल सेशन बुलाया गया। और राष्ट्रपति जी ने जबरदस्त स्पीच दी। तो स्पीच में मैं बताता हूं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये 14 साल की जर्नी है, 2002 में शुरू हुई थी, क्योंकि केलकर टास्क फोर्स इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। और उन्होंने कहा था कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आना चाहिए। तो केलकर टास्क फोर्स क्या थी, ये हम देखेंगे जब जीएसटी की टाइमलाइन देखेंगे। और उन्होंने कहा कि जीएसटी का जिक्र सबसे पहली बार हुआ था अगर किसी बजट में, तो 2006 में हुआ था। उस वक्त पी चिदम्बरम थे हमारे वित्त मंत्री। और उसमें यह कहा गया कि जो प्रपोजल था उसमें सेंटर और स्टेट दोनों का रोल प्ले करना था, क्योंकि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो दोनों ने बड़ा अच्छा काम किया, दोनों ने बातचीत की और फाइनली ये इंप्लीमेंट हुआ। तो इन्होंने पूरा इस पे जिक्र करा टाइमलाइन का। तो मैं आपको बताता हूं जीएसटी की पूरी टाइमलाइन। अब देखिए, जीएसटी जो है ये सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है भारत के इतिहास में। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स है तो ये समझ लीजिए। तो इनडायरेक्ट टैक्स है, और ये जो बाकी टैक्सेस हैं, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, सबको रिप्लेस कर देगा। तो अब इनको एक बार डिटेल में देखते हैं कि ये सब क्या है। सबसे पहली बार जीएसटी की बात कब हुई? 1986 फरवरी में हुई थी। हमारे उस वक्त जो वित्त मंत्री थे वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। उन्होंने प्रपोज किया था कि एक हमारा जो एक्साइज टैक्सेशन स्ट्रक्चर है उसको पूरा हमें चेंज करना है। तो 1986-87 के अंदर ये किया था, जब इन्होंने बजट प्रस्तुत किया था फाइनेंशियल ईयर 87 यानी 1986-87। उसके बाद सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इंट्रोड्यूस करा कंसेप्ट, और एक कमेटी बनाई इन्होंने। वेस्ट बंगाल के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे असीम दास गुप्ता, उनको कहा था कि वो एक डिजाइन करें जीएसटी का मॉडल। 2003 के अंदर वाजपेयी सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई विजय केलकर की अगुवाई में। विजय केलकर इसके अध्यक्ष थे। विजय केलकर कौन थे? विजय केलकर के बारे में अभी बताता हूं आपको। तो उसके बाद 2004 में विजय केलकर ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में एडवाइजर भी थे। उस वक्त उन्होंने रेकमेंड करा कि जीएसटी जो है वो आना चाहिए और एग्जिस्टिंग जो टैक्स है हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस सबको रिप्लेस करना चाहिए। अब मैं बताता हूं विजय केलकर कौन थे। तो विजय केलकर हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1998 से 1999। इसके अलावा ये एडवाइजर भी रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये 13वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। फाइनेंस कमीशन क्या होता है? फाइनेंस कमीशन बना था सबसे पहली बार 1951 के अंदर। इसे आर्टिकल 280 के तहत बनाया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और
फाइनेंस कमीशन का काम यह होता है कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो टैक्स कितना डिवाइड होना चाहिए वो बताए। जैसे फॉर एग्जांपल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टैक्स कलेक्ट करती है और ये टैक्स फिर वो स्टेट को देगी, तभी हमारा फेडरल स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा। इसे बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब ये होता है कि सारी पावर सेंटर के पास नहीं रहनी चाहिए, उसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए स्टेट्स के अंदर। तो भारत में जो स्टेट हैं वो सेंटर की बातें मानने के लिए अधीन नहीं है, स्टेट्स अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं। ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारा यूनिटरी स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे यूके वगैरह में होता है यूनिटरी स्ट्रक्चर होता है, हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है। तो अमेरिका है, भारत है, यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो आप देखते होंगे हर बार जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट को पैकेजेस देती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरा टैक्स कलेक्ट करती है उसका कितना परसेंट स्टेट को दे, ये बताता है फाइनेंस कमीशन। तो कितना कितना इनकी रिकमेंडेशन कितनी कितनी है। जो 12वां फाइनेंस कमीशन था इसने कहा था कि 30.5% जो टैक्स है वो सेंटर को स्टेट्स में बांट देना चाहिए। फिर आया 13 फाइनेंस कमीशन जिसके चेयरमैन थे विजय केलकर, जो महान इकोनॉमिस्ट हैं, और विजय केलकर ने कहा नहीं 32% होना चाहिए, यानी 1.5% इन्होंने बढ़ा दिया। लेकिन 14 फाइनेंस कमीशन जो भी चल भी रहा है, क्योंकि 2020 तक चलेगा 14 फाइनेंस कमीशन, तो इनके चेयरमैन है वाई वी रेड्डी, जो आरबीआई के गवर्नर भी नहीं है। अभी गवर्नर कौन है? उर्जित पटेल। इससे पहले थे रघुराम राजन, उससे पहले थे डी सुब्बा राव, उससे पहले थे वाई वी रेड्डी। तो वाई वी रेड्डी आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और ये चेयरमैन थे हैं मतलब 14 फाइनेंस कमीशन के। और इन्होंने कहा कि जो सेंटर है उसे 42% टैक्स बांट देना चाहिए स्टेट्स के अंदर, यानी ये 10% पूरा ज्यादा है 13 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट से। तो ये काम होता है फाइनेंस कमीशन का, और ये क्यों जरूरी है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स के लिए। तो ये आप याद रखिए, दो शब्द ये आप अपने मेंस के आंसर में लिखेंगे तो बहुत फायदा होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, उसे बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और 14 फाइनेंस कमीशन ने कुछ और चीजें भी कही थी, जैसे हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना होना चाहिए? 3% ऑफ द जीडीपी, ये हमारा टारगेट है 2017-2018, यानी 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 में जो ये साल खत्म होगा, तो 31 मार्च 2018 को जब हम देखेंगे तो हमारा फिस्कल डेफिसिट 3% होना चाहिए। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये आरबीआई ने रिलीज करी है कल। इसके अंदर ये कहा है कि हम अपना जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3.2% इस साल कर सकते हैं 3.5% से। तो ये भी याद रखिए, यानी पिछले साल हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना था? 3.5%, और इस साल अभी हम कितना, आरबीआई कितना बोल रहा है? 3.2% हो सकता है, लेकिन फाइनेंस कमीशन ने कितना कहा है? 3%। और फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? फिस्कल डेफिसिट होता है सरकार का जो एक्सपेंडिचर है, यानी व्यय। और देखिए सरकार की दो चीज होती है, एक तो आमदनी होती है, खर्चा होता है। अगर आमदनी कम होगी, खर्चे ज्यादा होंगे तो क्या होगा? डेफिसिट आ जाएगा, उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। यानी कि सरकार की आय और सरकार की व्यय, अगर सरकार का व्यय यानी एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए इनकम से यानी आय से, तो उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो क्या हम फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या ये प्रैक्टिकल है? ये बताइए। प्रैक्टिकल है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक सोशलिज्म का कंसेप्ट चल रहा है। यानी भारत में क्या हो रहा है कि जो राज्य है वो पब्लिक ओपिनियन जीतने के लिए खुला खर्च कर रहे हैं। आप तमिलनाडु का एग्जांपल ले लीजिए, जब जयललिता थी तो अम्मा कैंटीन, अम्मा फार्मेसी, बहुत सस्ते में दवाइयां, बहुत सस्ते में, तो उसका पैसा कौन देगा? इसी तरह से कई स्टेट अब क्या कर रहे हैं? फार्मर्स का लोन माफ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कर रहा है, महाराष्ट्र कर रहा है, कई सारे स्टेट हैं जो फार्मर का लोन माफ कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि देखिए हर फार्मर को जरूरत नहीं है कि उसका लोन माफ करे। जो फाइनेंशियली हेल्दी फार्मर है, यानी जिनको पैसों की ज्यादा दिक्कत नहीं है, वो भी उनको बहाना मिल जाएगा लोन वेवर का। दूसरी बात, एग्रीकल्चर जो लोन है भारत में, याद रखिए टोटल जो बैंक लोन देता है उसके 14% भारत में एग्रीकल्चर लोन है, और ये 6.5% ऑफ जीडीपी है। इससे पहले आपको एक बात बताता हूं, जब 2008 में बहुत बड़े लेवल पे कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त फार्मर के लोन माफ किए गए थे, तो उसने भारत को कॉस्ट किया 1.5% ऑफ जीडीपी। इतना ज्यादा हमें एक्सचेकर पे लोड आया, इतना हमें जो खर्चा है वो सहना पड़ा। 1.5% ऑफ जीडीपी हमें सहना पड़ा। हमारा जीडीपी 1.5% कम हो गया जब हमने फार्मर के इतने बड़े लेवल पे लोन माफ किए थे। तो इसकी वजह से भी फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है, सरकार का खर्चा बढ़ सकता है। फार्मर का लोन कोई कम तो होता नहीं है, कहीं 30,000 करोड़, कहीं 40,000 करोड़, तो इसीलिए सरकार को देखना पड़ेगा। दूसरी बात, सरकार ने कई ऐसी स्कीम चला रखी है, जैसे उदय क्या है? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। हमारी जो बिजली वितरण करने वाली कंपनी है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उनपे करोड़ों लाखों करोड़ों जो उसका लॉस है करोड़ों रुपए का, तो वो स्टेट्स ने अपने ऊपर ले लिया है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का उदय स्कीम के अंदर। तो वो भी स्टेट्स का खर्चा ज्यादा है। और जैसा मैंने बताया, सोशलिस्ट टाइप की स्कीम चल रही है, जैसे कई स्टेट हैं जो सस्ते में दवाइयां दे रहे हैं, कई स्टेट हैं जो बहुत सस्ते में फूड दे रहे हैं लोगों को। इस तरह की स्कीम चल रही है लोगों का पब्लिक ओपिनियन जीतने के लिए। और बजट क्या कहता है? बजट ये कहता है कि हमारा टारगेट 3.2% है फिस्कल डेफिसिट का। मैं रिपीट कर देता हूं, 3.5% पिछले साल था जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था। 3.2% जो आरबीआई की रिपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट,
उसने कहा होना चाहिए, और 3.2% ही हमारे जो वित्त मंत्री अरुण जेटली जब उन्होंने बजट प्रस्तुत किया था तो कहा था हमारा जो टारगेट है फिस्कल डेफिसिट का इस साल के लिए, इस फिस्कल के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2018 के लिए, वो है 3.2%। और जो 14 फाइनेंस कमीशन था उसने कहा था 3% होना चाहिए, 3% ऑफ द जीडीपी। चलिए जीएसटी पे और डिटेल में बात करते हैं। तो राष्ट्रपति ने और क्या क्या कहा? राष्ट्रपति ने कहा कि जो एफडीआई है उसमें रिफॉर्म्स आ रहे हैं। ये एक्चुअली ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही कहा है कि जो एफडीआई है उसमें परिवर्तन आ रहे हैं, जो विदेशी पूंजी निवेश है वो बढ़ रहा है, हमने बहुत ज्यादा रूल रिलैक्स कर दिए हैं, जो ऑटोमेटिक रूट है उसमें काफी ज्यादा हमने कर दिया है। तो रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसमें रिफॉर्म्स आ रहे हैं, जीएसटी आ रहा है, और इन सब की वजह से हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो हमारा बढ़ जाएगा, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड जो ग्रोथ है वो 7.3% हो जाएगी इस साल, इस फिस्कल्स, यानी 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक। ये कहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और उन्होंने यह भी कहा है कि भारत में इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, यानी एक स्टेबल सरकार है, बहुमत की सरकार है, और जीएसटी है, इस वजह से बढ़ेगा। अब याद रखिए नीति आयोग ने क्या कहा। नीति आयोग क्या है? प्लानिंग कमीशन का नया नाम है। 2013 में प्लानिंग कमीशन को हटा के बना दिया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, क्योंकि प्लानिंग कमीशन के अंदर स्टेट्स को शिकायत रहती थी कि उनकी ज्यादा सुनी नहीं जाती, तो नीति आयोग बना दिया। नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री, वाइस चेयरमैन अरविंद पंगरिया, और नीति आयोग के सीईओ हैं मिस्टर अमिताभ कांत। तो नीति आयोग ने यह कहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है अगर वो आइडियल हो, यानी बिल्कुल एकदम आदर्श जीएसटी, तो हमारा जीडीपी बढ़ा देगा 1.5%। पर क्या ये सच है? क्या हमारा जीडीपी इस वक्त, ये जो हमने जीएसटी ला के आए हैं, क्या एकदम आइडियल है? ये आइडियल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि काफी कॉम्प्रोमाइज किए गए हैं। क्योंकि अगर जीएसटी ऐसे ही होता आइडियल, तो उसे फिर ऑपोजिशन पार्टी और जो दूसरी सरकारें हैं वो लागू नहीं होने देती। इसीलिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज किए गए हैं। फॉर एग्जांपल जीएसटी काउंसिल आया है, और जीएसटी काउंसिल के अंदर स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन भी है, ऑपोजिशन पार्टीज का रिप्रेजेंटेशन भी है। तो जीएसटी काउंसिल जो है उसकी वजह से भी बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज हमें करने पड़े हैं, और ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि स्टेट और सेंटर दोनों का काफी इसमें बड़ा रोल है, क्योंकि स्टेट और सेंटर दोनों को मिलकर से इंप्लीमेंट करना है जीएसटी को, इसीलिए काफी कॉम्प्रोमाइजेस किए गए हैं। और ऑपोजिशन पार्टीज के भी बहुत सारे कंसर्न्स थे, तो उनको भी एकोमोडेट किया गया है। तो ये एक आइडियल जीएसटी नहीं है। चलिए आपके लिए आज एक सवाल पूछता हूं, ट्रू और फॉल्स, 2 स्टेटमेंट दिए। दुनिया में लगभग 150 देश हैं जिनमें जीएसटी है ऑलरेडी। दुनिया में 150 देश हैं जिनमें जीएसटी है, लगभग 150 देश हैं। और दूसरा, भारत पहला फेडरल कंट्री है जिसके पास जीएसटी है। फेडरल कंट्री आप समझ ही गए होंगे क्या होता है। फेडरल कंट्री होता है जहां पे जो पावर है वो स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या ट्रू हैं या फॉल्स हैं? दोनों ही फॉल्स हैं। क्यों? विवेक देवरॉय ये नीति आयोग के मेंबर हैं। अगर आपको याद हो, विवेक देवरॉय कमेटी भी बनी थी पिछले साल, जिसने रेलवेज में कुछ सुधार किए थे, और यह भी कहा था कि रेलवेज का बजट जो है आम बजट के साथ मर्ज कर देना चाहिए। तो ये विवेक देवरॉय नीति आयोग के मेंबर है, काफी विद्वान व्यक्ति हैं, पद्म विभूषण भी ने मिला हुआ है। तो विवेक देवरॉय ने यह कहा, पहली बात, कि ऐसा कुछ नहीं है कि 150 देशों में जीएसटी है, सिर्फ दुनिया में 6 या 7 देश हैं जिनमें जीएसटी है, यह कहा है कल विवेक देवरॉय ने। तो यानी पहली स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ 6 या 7 देश हैं जिनमें जीएसटी है। हाँ, वैट और जीएसटी में फर्क है। क्या फर्क है? पहले किसी भी चीज पे वैट लगता है, फिर सर्विस टैक्स लगता है। तो वैट के अंदर सर्विस टैक्स इंक्लूड नहीं होता, लेकिन जीएसटी में सर्विस टैक्स भी इंक्लूड है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है वैट और जीएसटी में। दूसरा, जीएसटी जो है ये एक डेस्टिनेशन टैक्स है। डेस्टिनेशन टैक्स ये क्या है मैं बाद में बताऊंगा। और दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो 6-7 देश हैं जिनके पास जीएसटी अभी है, इनमें अगर आप एक देश को छोड़ दें तो सारे यूनिटरी हैं, फेडरल नहीं है। यूनिटरी मतलब सेंटर बहुत पावरफुल है, स्टेट्स के पास पावर नहीं है। और वो एकमात्र देश कौन सा है जो फेडरल भी है और जिसके पास जीएसटी भी है? वो है कनाडा। यानी भारत दूसरा देश है जो फेडरल भी है और जिसके पास जीएसटी भी है। तो दोनों स्टेटमेंट है रॉन्ग। एक और बात, विवेक देवरॉय ने यह भी कहा कि ये जो कहा जा रहा है कि नीति आयोग ने कहा है कि 1.5% जीडीपी हमारा और बढ़ जाएगा अगर जीएसटी आ जाए, ये बिल्कुल बकवास है। क्योंकि ये खुद नीति आयोग के मेंबर हैं, तो इन्होंने कहा है तो इनकी बात काफी वजन रखती है। इनके हिसाब से हम 1.5% ज्यादा जीडीपी हमारा जीएसटी की वजह से इसलिए ग्रो नहीं करेगा क्योंकि ये आइडियल जीएसटी नहीं है। और इन्होंने ये भी कहा कि जो मल्टीपल टैक्स रेट है 5, 12, 18, 28, ये जो 4 स्लैब दिए हैं, इनसे कैलकुलेशन प्रॉब्लम होंगी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस जीएसटी के अंदर, क्योंकि कई सारे कंट्री ऐसे हैं जहां पे जीएसटी की सिर्फ एक ही रेट है। जैसे मलेशिया में सिर्फ 6% है, कोई 4 रेट नहीं है, एक ही जीएसटी है, यूनिफॉर्म जीएसटी है। लेकिन भारत में यूनिफॉर्म नहीं है, किसी पे 5% लगेगा, किसी पे 12, किसी पे 18, किसी पे 28। तो मल्टीपल टैक्स रेट एक जीएसटी के साथ काफी बड़ी प्रॉब्लम है और ये इसका क्रिटिसिज्म भी है। चलिए अब 2006 आ गया, मैं टाइमलाइन आपको बता रहा था। सबसे पहली बार उस वक्त हमारे वित्त मंत्री कौन थे? पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम जो है उन्होंने सबसे पहली बार 2006 में बजट के अंदर मेंशन करा जीएसटी, और उन्होंने कहा यह इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। और दूसरी बात, एक जो एम्पावर्ड कमेटी बनी थी
वो एक रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट तैयार करेगी जीएसटी के लिए, ये भी उन्होंने कहा था। 2008 में क्या हुआ, जो एम्पावर्ड कमेटी बनी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर की, वो कॉन्स्टिट्यूट हुई, जिसमें जो राज्य के वित्त मंत्री हैं वो रहे, और 30 अप्रैल 2008 को एम्पावर्ड कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसका नाम था अ मॉडल एंड रोड मैप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स टू इंडिया। तो ये एक सरकार को उन्होंने सबमिट कर दी। उसके बाद 2008 में ही जब ये रिपोर्ट इन्होंने सरकार को सबमिट कर दी, फिर 2009 में इस पे कार्यवाही हुई, इस पे डिस्कशन हुई, डिस्कशन पेपर पब्लिश किया इन्होंने, डिबेट हुई, डिस्कशन हुई। 2009 में हमारे जो अभी राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी उस वक्त होते थे फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री। उन्होंने कहा कि जो जीएसटी है उसका बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन हो गया है दासगुप्ता कमेटी के द्वारा, और उन्होंने 2010 की जो डेडलाइन थी कि हम 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू कर देंगे, तो ये कहा। लेकिन बीजेपी अड़ गई कि हम जीएसटी को लागू नहीं होने देंगे। तो बीजेपी की पुरानी आदत है, जब ऑपोजिशन में होती है तो अपोज करती है। अभी मनरेगा का एग्जांपल देता हूं, बीजेपी ने मनरेगा की काफी बुराई की, लेकिन जब पावर में आई तो 48,000 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए रख दिए। खैर, फरवरी 2010 में जो हमारा वित्त मंत्रालय है उसने जो भी स्लैब है, जो भी कंप्यूटराइजेशन है, कमर्शियल टैक्स वगैरह, वो मिशन मोड स्टार्ट किया और जीएसटी रोल आउट की पूरी तैयारी कर ली, क्योंकि इनका था कि 1 अप्रैल 2010 से हम जीएसटी को रोल आउट कर देंगे। लेकिन प्रणब मुखर्जी ने फिर इसको 1 साल डिले कर दिया। उन्होंने कहा संभव नहीं है, क्योंकि बीजेपी और दूसरी ऑपोजिशन पार्टी एकदम अड़िग थी कि हम इसको पास नहीं होने देंगे। तो 2011 तक कर दिया, 1 अप्रैल 2011 तक। फिर 2011 में क्या हुआ, जो कांग्रेस की दूसरी सरकार थी यूपीए 2, उसने 115वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेके आई लोकसभा में जीएसटी को लाने के लिए, और मार्च 29, 2011 को जो जीएसटी बिल है वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रेफर हुआ और उसको लीड किया यशवंत सिन्हा ने। उसके बाद असीम दासगुप्ता ने रिजाइन कर दिया, जो दासगुप्ता कमेटी बनी थी यहां पे 2009 में, आपको याद होगा। असीम दासगुप्ता ने रिजाइन कर दिया और उनकी जगह ली केरल के वित्त मंत्री थे उस वक्त केएम मानी, उन्होंने उनकी जगह ली। उसके बाद 2012 के अंदर पी चिदम्बरम, उन्होंने जो सारे राज्य थे उनके वित्त मंत्रियों के साथ मीटिंग करी और यह डिसाइड हुआ कि हम सारे इशू सुलझा लेंगे 31 दिसंबर 2012 तक। और इस दौरान और भी चीजें होती थी, जैसे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती थी लोकसभा में, तो सेशन के सेशन पूरे वॉश आउट हो जाते थे किसी ना किसी मुद्दे को लेकर। कई बार तेलंगाना फॉर्मेशन को लेकर, कई बार किसी और मुद्दे को लेकर, कई बार करप्शन को लेकर, कई बार फिर बाद में अन्ना हजारे आंदोलन आ गया तो उसको लेकर, तो बातें हो नहीं पाती थी जीएसटी के ऊपर और ये आगे खींचता रहा। उसके बाद 2013 के अंदर यूपीए सरकार जो है उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया कि हम तो जीएसटी को लाके रहेंगे, इंट्रोड्यूस करा, उन्होंने दोबारा इंट्रोड्यूस करा। चिदम्बरम ने अपनी जो बजट स्पीच थी उसके अंदर कहा कि हम स्टेट्स को 9,000 करोड़ रुपए का कंपनसेशन देंगे अगर उन्हें जीएसटी की वजह से नुकसान हुआ। अगर स्टेट्स को लगा कि जीएसटी की वजह से उनका जो रेवेन्यू है वो कम होगा तो मैं 9,000 करोड़ रुपया दूंगा स्टेट्स को। लेकिन इससे कोई बात नहीं बनी। इनफैक्ट अक्टूबर 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा जीएसटी अगर आ गया तो गुजरात को 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा हर साल। तो इस तरह से जो मुख्यमंत्री थे वो पास नहीं होने दे रहे थे। 2014 में कांग्रेस की सरकार गिर गई, फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई। तो 18 दिसंबर 2014 के अंदर कैबिनेट ने 122वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करा जीएसटी के लिए। अब यहां से असली कहानी स्टार्ट होती है। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जीएसटी जो है वो कौन सा संशोधन है, कौन सा नंबर का बिल है, तो आंसर 122, और अगर आए कौन सा नंबर का एक्ट है तो आंसर है 101। मैं रिपीट करता हूं, देखिए एक्ट और बिल में क्या फर्क होता है। बिल इंट्रोड्यूस कर दीजिए आप लोकसभा राज्यसभा के अंदर, डिपेंड करता है कौन सा बिल है। अगर मनी बिल है तो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, अगर फाइनेंस बिल है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है तो भी किसी में भी हो सकता है। मनी बिल सिर्फ एकमात्र ऐसा बिल है जो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा को उस पर जोर नहीं चलता है। और दूसरी बात, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है उसमें आप ज्वाइंट सेशन नहीं बिठा सकते हैं। मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए लोकसभा में पहले प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होती है। तो आपने टाइप्स ऑफ बिल पॉलिटी में पढ़े होंगे आई एम श्योर। तो याद रखिए, जो बिल है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जीएसटी कौन सा अमेंडमेंट बिल है तो आंसर है 122nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। लेकिन अगर एक्ट, यानी जब राष्ट्रपति साइन कर देता है तो वो एक्ट बन जाता है, जब दोनों हाउसेस पास कर देते हैं और एक्ट बन जाता है उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर मिलने के बाद। तो 101वां ये एक्ट है। तो उसके बाद 1 अप्रैल 2016 जो अरुण जेटली जी हैं उन्होंने 1 अप्रैल 2016 पहले रखा था कि ये डेडलाइन है, हम जीएसटी रोल आउट कर देंगे। पर इतना आसान नहीं था। इस बार फिर कांग्रेस अपोज करने लगा, ममता बनर्जी अपोज करने लगी, सब अपोज करने लगे सिवाय 1-2 को छोड़ के। जैसे नीतीश कुमार ने इसका समर्थन किया था और बाकी जितने भी ऑपोजिशन के लीडर हैं सारे एक हो गए कि हम इसको पास नहीं होने देंगे। जो बीजेपी ने किया था बेसिकली बाद में फिर वो दूसरी पार्टी करने लगी। 6 मई 2015 को लोकसभा ने पास कर दिया जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। पास तो होना ही था क्योंकि लोकसभा में बीजेपी की मेजोरिटी है, तो लोकसभा में पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे देखते हैं, बिल को फिर राज्यसभा में लेके आए। फिर राज्यसभा ने डिमांड किया कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दो, ये बड़ा टॉपिक है, इस पर चर्चा जरूरी है। और इन्होंने ये कहा कि जीएसटी को 18% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी इसको कैप कर दो आप। उसके बाद इस पर आगे बातें बढ़ी, ज्वाइंट कमेटी बनी, फिर उस पर सरकार जो है ओपोजिशन को मना नहीं पाई, उनका भरोसा नहीं जीत पाई और फिर ये बिल पास नहीं हो पाया था। और क्योंकि जो केंद्र सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो इस बात पे अड़िग थी कि हम 18% पे कैप नहीं करेंगे। फिर इन्होंने और बातें आगे बढ़ाई,
तो बीजेपी ने एग्री किया, कांग्रेस और बीजेपी ने एग्री किया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इसको पास कर देंगे और फाइनली ये 8 सितंबर 2016 को पास हो गया था। फिर इसको राष्ट्रपति के साइन मिल गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और 3 अगस्त को राज्यसभा ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ये पास किया, क्योंकि अमेंडमेंट जरूरी है, इसमें बहुत सारे टैक्स के प्रोविजन है जो अमेंड किए गए हैं। और 16 जो स्टेट हैं, 29 स्टेट है तो आधी से ज्यादा यानी 16 स्टेट की रेटिफिकेशन चाहिए इसे। तो उसके बाद प्रणब मुखर्जी ने 16 स्टेट की रेटिफिकेशन मिल गई थी और प्रणब मुखर्जी ने इसको साइन कर दिया और ये बन गया एक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जीएसटी काउंसिल बनी सितंबर 12 को, हमारी केंद्र सरकार ने अप्रूव कर दिया कि जीएसटी काउंसिल बनेगी जो इसका काम देखेगी पूरा। और काउंसिल की पहली मीटिंग हुई थी 22 और 23 सितंबर को। अभी टोटल 18 मीटिंग हो चुकी हैं। फिर उसके बाद नवंबर के अंदर 2016 में 4 स्लैब ये आए थे, 5, 12, 18 और 28। उसके बाद एक एडिशनल सेस लगाया गया था लग्जरी और सिन गुड्स पे, जैसे जो सिगरेट हैं, सिन गुड वगैरह जो होते हैं उन पे लगाया गया। फिर उसके बाद जनवरी की बात करते हैं, जुलाई 1 से डिसाइड कर लिया गया कि जीएसटी रोल आउट होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि 8 सितंबर को ये एक्ट बन गया था, यानी पुराना एक्ट जो है वो रिपील हो गया था। अब अगर ये जल्दी से जल्दी इसको रोल आउट नहीं करेंगे तो फिर नेशन के पास कोई टैक्स सिस्टम ही नहीं रहेगा। इसीलिए बीजेपी के ऊपर ये प्रेशर बहुत ज्यादा था कि 1 जुलाई से इन्हें करना ही है रोल आउट। उसके बाद फरवरी आ गई। फरवरी के अंदर जो स्टेट्स थे, स्टेट्स को ये लगा कि हमारा नुकसान होगा जीएसटी की वजह से, तो एक ड्राफ्ट कंपनसेशन बिल आया जिसमें स्टेट्स का अगर कोई नुकसान है तो सेंटर उसे कंपनसेट कर देगा। तो सीजीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी बिल ये पास हो गए और ये मनी बिल की तरह इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो ऑपोजिशन ने ये इल्जाम लगाया कि जानबूझ के आप इसको मनी बिल की तरह इंट्रोड्यूस कर रहे हो, क्योंकि मनी बिल के अंदर राज्यसभा इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो उसको सिर्फ डेफर कर सकती है, बाकी चलती लोकसभा की है। लोकसभा ने पास कर दिया तो समझो मनी बिल पास है। राज्यसभा अपने सुझाव देके वापस भेज सकती है, लेकिन लोकसभा उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसके बाद 27 मार्च को बजट सेशन के दौरान सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटी, जीएसटी और कंपनसेशन बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुए और ये सारे पास हो गए। और 18 मई को 1200 गुड्स जो हैं वो ये 4 स्लैब हैं, 5, 12, 18 और 28, इनमें रख दिए गए। और एक क्रिटिसिज्म ये है जीएसटी का कि 45% गुड्स ऐसे हैं अभी भी जो जीएसटी के बाहर है, यानी जितने भी गुड्स भारत में होते हैं, जितने भी उत्पाद हैं, 45% जीएसटी के बाहर हैं। तो ये क्रिटिसिज्म है इसका। तो उसके लिए काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएंगी, क्योंकि अगर उन पे जीएसटी नहीं है तो वही सारे टैक्स फिर दोबारा लगेंगे, तो वो काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएंगी। और फिर जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई उसमें ये 4 स्लैब डिसाइड हुए थे। तो आई होप अब तक की आपको सारी कहानी एकदम क्लियर होगी। 21 जून, बिल्कुल लेटेस्ट बताता हूं पिछले 10 दिनों में क्या हुआ है। 21 जून को जम्मू कश्मीर को छोड़ के सबने स्टेट जीएसटी बिल पास कर दिया। और 28 तारीख को ममता बनर्जी ने अनाउंस करा कि जो स्पेशल सेशन बुलाया पार्लियामेंट का जिसमें जीएसटी रोल आउट होगा उसे अटेंड नहीं करेंगे, और कांग्रेस ने भी नहीं किया और बहुत सारी पार्टियों ने नहीं किया। लेकिन फाइनली वो जीएसटी रोल आउट हो चुका है। 30 जून की मध्य रात्रि को जीएसटी रोल आउट हो गया। चलिए अब आते हैं और काम की बातों पर। इस पे तो राष्ट्रपति ने क्या कहा अपनी स्पीच में? राष्ट्रपति ने यह कहा कि 8 सितंबर 2016 को जब बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो गया था तो मैंने अपने साइन कर दिए, तो मेरा विश्वास दोबारा यह हो गया कि यह बिल तो पास होकर ही रहेगा। और 50% जो स्टेट हैं उन्होंने भी पास कर दिया था, यानी 16 स्टेट के रेटिफिकेशन या अप्रूवल चाहिए था, वो उन्होंने कर दिया था। तो जीएसटी काउंसिल कब बना? जीएसटी काउंसिल बना आर्टिकल 279A के तहत। याद रखिए, ये आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बना जीएसटी काउंसिल। और ये जो जीएसटी काउंसिल है ये क्या करेगा? ये रेकमेंडेशन देगा केंद्र सरकार को, राज्यों को जीएसटी के रिलेटेड, जैसे कानून क्या होने चाहिए, रेट कितनी होनी चाहिए, किन किन चीजों पे एग्जेम्पशन होनी चाहिए, किन किन चीजों पे छूट होनी चाहिए। तो ये एक बहुत यूनिक चीज है जो हमारे संविधान के अंदर बनाई गई है, जीएसटी काउंसिल। ये एक तरह का सेंटर और स्टेट का मिलन है, आपस में ज्वाइंट फोरम है ये, जिसमें एक बात याद रखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि जो सेंटर है वो स्टेट्स के ऊपर अपनी चला सकता है या स्टेट सेंटर पे अपनी चला सकता है। दोनों का ही समन्वय चाहिए, दोनों की सिनर्जी चाहिए, दोनों का कॉपरेशन चाहिए, तभी जीएसटी काउंसिल काम करेगा, वरना नहीं करेगा। ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जांपल है सेंटर स्टेट कॉपरेशन का, कॉपरेटिव फेडरलिज्म का। और इसमें वोटिंग होती है और 18 मीटिंग हुई है टोटल अब तक। अगर कोई पूछे कितनी मीटिंग हुई है जीएसटी काउंसिल की, 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपनी स्पीच में यह भी कहा कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की वजह से बहुत सारा कर सेंट्रल गवर्नमेंट इकट्ठा कर पाती है। लेकिन अब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी तो नहीं होगी, सर्विस टैक्स भी नहीं होगा। तो उन्होंने जो बहुत सारे टैक्सेस हैं उनके बारे में बताया कि अब ये टैक्स नहीं होगा, वो टैक्स नहीं होगा, और ये टैक्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, वो टैक्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे सरकार की इतनी कमाई होती थी। लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब सिर्फ एक टैक्स है और वो है जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। तो कौन कौन से टैक्स हैं जो जीएसटी खा गया है? ये सारे टैक्स हैं जिनको इसने सब्ज्यूम कर लिया है। वर्ड होता है सब्ज्यूम। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कमर्शियल टैक्स भी है, वैट, फूड टैक्स, ये सब आप इनको नाम याद रख सकते हैं, रखना चाहें तो। 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वैट है, सर्विस टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, तो ये सब जीएसटी सब्ज्यूम कर गया है। ये अखबार में कॉलम आया था, इसमें बताया गया है किस पे कितना टैक्स लगाया गया है। तो
बहुत सारी चीजें महंगी हो गई हैं, बहुत सारी चीजें सस्ती हो गई हैं, याद रखना जरूरी नहीं है। जो याद रखना जरूरी है वो मैं आपको बताऊंगा कौन से याद रखना जरूरी है। बहुत सारी आइटम एग्जाम्प्ट कर दी गई हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप जो सामान खाते हैं, अंडे खाते हैं, मछली खाते हैं, आप नमक खाते हैं, दूध पीते हैं, बटर, मिल्क, कर्ड, ये सब एग्जाम्प्ट कर दिए गए हैं। और एजुकेशन, हेल्थ केयर एग्जाम्प्ट कर दिए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन और हेल्थ केयर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इन पे अगर शिक्षा और अगर स्वास्थ्य महंगा हो जाए तो फिर कोई देश टिक नहीं सकता। तो इसलिए ऑलरेडी भारत के अंदर जो हेल्थ केयर है वो प्राइवेटाइज हो रहा है। सारा जो हेल्थ केयर है हमारा प्राइवेटाइज हो रहा है। एजुकेशन है पूरा प्राइवेटाइज हो रहा है। तो बहुत महंगे हो रहे हैं, आम आदमी की पहुंच से पहले ही बाहर हैं। और आम आदमी को एजुकेशन जो है वो मजबूरी में प्राइवेट में उसमें जाना पड़ता है, क्योंकि सरकारी स्कूलों का नंबर बहुत कम है। और सेम विद हेल्थ केयर, सरकारी हॉस्पिटल जो है उनका नंबर कम है। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है, जगह जगह पे एम्स खोल रही है और दूसरी चीजें कर रही है, लेकिन स्टिल वी आर अ लॉन्ग वे ऑफ। अभी भी हमें बहुत लंबी दूरी तय करनी है। तो ये काफी बड़ा एक मेन है जो चीजें महंगी हुई हैं। फर्टिलाइजर छोड़ दीजिए, फर्टिलाइजर पे कम कर दिया है दोबारा इन्होंने, जब किसानों ने काफी रोष जताया कि फर्टिलाइजर महंगी हो गई है, तो इन्होंने ये 18वीं मीटिंग के अंदर फर्टिलाइजर पे टैक्स दोबारा कम कर दिया है। तो मैं बताऊंगा फर्टिलाइजर वाला क्या है। तो ये मोबाइल फोन महंगे हो गए हैं, बहुत सारी चीजें महंगी हो गई हैं, लग्जरी जो भी चीजें वो महंगी हो गई हैं। ट्रेन में अगर आप लग्जरी ट्रैवल करते हैं तो 0.5% महंगा हो गया। लग्जरी होटल, हाइब्रिड कार, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग महंगी हो गई है। बैंकिंग 18% में आ गई है। पहले 15% टैक्स लगता था बैंकिंग में सर्विस टैक्स, अब 18% लगेगा। तो बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अगर आप एटीएम से एक लेवल से ज्यादा विड्रॉ करते हैं पैसा, वो उस सब पे बहुत महंगा हो जाएगा। तो ये एक चीजें वही हैं कि आप किन किन चीजों पे पैसा देंगे, क्या क्या चीजें एग्जाम्प्ट हैं। जितना ज्यादा आप याद रख सकें उतना ज्यादा अच्छा है। जहां क्रिटिसिज्म होगा वहां मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब मैं जीएसटी की बेइज्जती करना स्टार्ट करता हूं, इसका मैं पूरा क्रिटिसिज्म करता हूं। ठीक है, एक एक करके क्रिटिसिज्म करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि टाइम नहीं दिया गया। जो ये 5, 12, 18 और 28 हैं, ये जो रेट हैं ये बिल्कुल फिक्स कब हुई हैं? ये सिर्फ 2 महीने पहले फिक्स हुई हैं। तो इन 2 महीनों में सारा, एक तो मल्टीपल टैक्स रेट है, ये काफी हुआ है कि 4 रेट है, कहीं 5 कहीं 12, इतना याद रखना उनकी कैलकुलेशंस। जैसे मलेशिया है, मलेशिया में इन्होंने 1.5 साल का टाइम दिया था जब जीएसटी मलेशिया लेके आया था। 6% इनका फिक्स है, कोई 4 रेट नहीं है भारत की तरह, सिर्फ फिक्स है 6%। तो मलेशिया ने 1.5 साल का टाइम दिया था, जिसमें सारे अच्छे से अपने आप को ढाल सकें कि नया इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम भारत के अंदर आने वाला है। तो मलेशिया की अप्रोच तो छोड़िए, भारत में क्या वो बताता हूं। हमारे जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उन्होंने 30 सेंट्रल मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज को कहा कि आप एक काम करिए, जो पब्लिक है उसमें कैंपेन करिए, पब्लिक को जागरूक करिए, और ये तुरंत होना है। यानी ये उनके लिए 20 जून को कहा था, और आज मैं बात कर रहा हूं 2 जुलाई को, यानी 2 हफ्ते पहले ही हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा कि आप जनता में अवेयरनेस फैलाइए जीएसटी के बारे में। अभी इतने लोग हैं उन्हें यही नहीं पता जीएसटी है क्या। तो सिर्फ जीएसटी के 2 हफ्ते पहले, लेस देन 2 वीक्स बिफोर, कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा 30 सेंट्रल मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को कि जनता में इस बात की अवेयरनेस फैलाओ। दूसरी बात, जो रेट है वो सिर्फ 2 महीने पहले ही फिक्स हुई है। 1.5 महीना हुआ है, टू बी प्रिसाइज, 2 भी नहीं हुए, 1.5 महीने पहले फिक्स हुई है। तो इतना टाइम नहीं है किसी के पास एडजस्ट करने का। अब एक इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं और आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, उस प्रोडक्ट का नाम है एबीसी। पहले इस पे बहुत तरह के टैक्स लगते थे। इस पे मान लीजिए टैक्स लगते थे एक्स, वाई और जेड, ठीक है। अब ये एक्स, वाई, जेड तो लगेंगे नहीं, इनकी जगह क्या लगेगा? सिर्फ जीएसटी। चलिए मान लीजिए ये प्रोडक्ट जो है ये 100 रुपए का है, और इस पे जो ये एक्स, वाई, जेड लगते थे ये लगते थे 20 रुपए के। यानी इस प्रोडक्ट की कीमत थी 80 रुपए और 20 इस पे आप इनडायरेक्ट टैक्स देते थे, तो इस प्रोडक्ट की कीमत कितनी हो गई? 100। अब ये 18% वाले में आ गया, ठीक है। यानी 20% की बजाय आपको इस पे 18% देना है, यानी 2% का आपका फायदा होना चाहिए। तो क्या जो दुकानदार है, आपका जो एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, क्या वो 2% कम करेगा आपके लिए? नहीं करेगा। और इसमें जीएसटी में कोई पनिशमेंट का प्रावधान नहीं है। अरुण जेटली जी से सवाल किया गया कि भाई पनिशमेंट का तो कोई प्रावधान ही नहीं है। अगर कोई दुकानदार एमआरपी ज्यादा चार्ज कर रहा है, क्योंकि एमआरपी तो आपने रिप्लेस कर दिया, अब आपने क्या किया, जो सारे टैक्स लगते हैं उनकी बजाय सिर्फ जीएसटी ले आए। अब अगर जीएसटी पे कोई प्रोडक्ट सस्ता हो रहा है तो क्या वो दुकानदार मेरे को वो सस्ते में देगा? इस बात की क्या गारंटी है? और क्या जनता को इतना पता है कि किस पे कितना? क्या आप अगर ग्लूकोज बिस्किट खरीदने जाएंगे तो आपको ये पता है कि उस पर 18% लगता है? क्या आप कितनी चीजों का आप जीएसटी याद रख सकते हैं? तो ये जो इश्यू ऑफ प्रॉफिटियरिंग है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जो एंटी प्रॉफिटियरिंग पोजीशन है, एंटी प्रॉफिटियरिंग प्रोविजन ये होते हैं कि जो बेचने वाला है वो एक लेवल से ज्यादा आपसे चार्ज नहीं कर सकता। लेकिन क्या इस पे कोई पुख्ता कदम लिया गया है? पनिशमेंट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो क्या जो दुकानदार है वो एमआरपी को कम करेंगे? इस पे वित्त मंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। वित्त मंत्री ने फिर यह कहा हम वो इनकम टैक्स में कवर कर लेंगे, यानी दुकानदार अगर इनकम ज्यादा दिखाएगा तो हम उसमें वो कंपनसेट कर लेंगे, और थोड़ा टाइम लगता है, और इस तरह से वो बात टाल गए।
अब टेक्निकल ग्लिचेस बहुत है। टेक्निकल ग्लिचेस क्या है? जीएसटी को इंप्लीमेंट कौन करेगा? जीएसटीएन यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, और ये नेटवर्क करोड़ों ट्रांजैक्शंस होंगे हर रोज। तो पहले तो आपको जीएसटीएन के बारे में बता देता हूं, जीएसटीएन है क्या। देखिए, अप्रैल 2012 के अंदर जो एक कमेटी बनी थी, नंदन नीलेकनी उसके जो इन्फोसिस के वन ऑफ द फाउंडर्स थे, नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में बनी थी। तो उन्होंने फिर जीएसटीएन बनाया, और जीएसटीएन जो था वो ये है कि एक टेक्नोलॉजी जो संभालेगा पूरा भारत का जो टैक्स सिस्टम, उसका जो जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, टोटल 80 लाख बिजनेस है और महीने की लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि 300 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन होंगी। 300 करोड़ ट्रांजैक्शन, 300 करोड़ रुपए की नहीं, 300 करोड़ ट्रांजैक्शन। तो इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन संभालेगा जीएसटीएन। और जीएसटीएन के जो चेयरमैन है नवीन कुमार, उनसे पूछा गया क्या जीएसटीएन इतनी सारी ट्रांजैक्शन संभालने के लिए क्या वो एक अच्छा प्रोडक्ट है आपके पास? तो उन्होंने कहा इसमें महीने लगेंगे स्टेबलाइजेशन होने में। शुरू में जब कोई चीज आती है तो उसमें टाइम लगेगा। तो टेक्निकल ग्लिचेस जो हैं, अगर जीएसटी टाइम देता तो ये भी इन पे काबू पाया जा सकता था। और जीएसटीएन है क्या? जीएसटीएन नेटवर्क है जो जीएसटी को संभालेगा, उसके सारे ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट रखेगा। जीएसटीएन एक नॉन फॉर प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें 51% जिसके पास इक्विटी है 5 प्राइवेट बैंकों के अंदर। 5 प्राइवेट जरूरी नहीं है, बैंक है, एंटिटीज हैं, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक में 10% हिस्सा है जीएसटीएन का, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन में है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के अंदर है। तो इस तरह से, और केंद्र सरकार का इसमें जीएसटीएन के अंदर 24.5% इक्विटी है, 24.5% हिस्सा है। और जीएसटीएन को कौन मैनेज करेगा? जीएसटीएन को मैनेज करेगी भारत की दूसरी सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी इन्फोसिस। और अब जैसा मैंने बताया, अप्रैल 2012 के अंदर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल जिसका नाम इन्होंने रखा जीएसटीएन, वो अप्रूव किया गया था जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के लिए। और क्रिटिसिज्म करते हैं इसका। देखिए, बैंकिंग महंगी हो रही है। पहले बैंक 15% सर्विस टैक्स लेते थे, अब 18% जीएसटी लगेगा, यानी 3% महंगी हो गई। अब आपको क्या क्या महंगा हो गया? डेबिट कार्ड महंगे हो गए, फंड ट्रांसफर महंगा हो गया, आप पैसा जो भेजेंगे एटीएम से, अगर एक लेवल तक एटीएम से आप विड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद फिर आपको पैसा देना पड़ेगा। होम लोन महंगे हो गए सारे। अगर आपको इंश्योरेंस ले रखा है उसका प्रीमियम महंगा हो गया। आपके जो चेक इशू करते हो वो महंगे हो गए। आपके लॉकर, बैंक में अगर लॉकर रखते हैं तो उसका रेंट महंगा हो गया। इतनी चीजें अगर महंगी हो गई तो क्या कॉमन आदमी बैंकिंग की तरफ जाएगा? जब बैंकिंग महंगी हो रही है तो क्या कॉमन आदमी बैंकिंग की तरफ जाएगा? आपने जनधन स्कीम क्यों स्टार्ट करी थी? जनधन स्कीम आपने स्टार्ट करी थी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, वित्तीय समावेश के लिए, कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन करेंगे, सब लोगों को बैंकिंग से जोड़ेंगे। अब अगर बैंकिंग में 15% से खर्चा बढ़ के 18% हो जाएगा तो क्या गरीब लोगों के लिए बैंकिंग अट्रैक्टिव होगी या पहले से कम अट्रैक्टिव होगी? तो इस सवाल का आंसर आप दे सकते हैं। दूसरी बात, बैंक जो है उन्हें क्या करना पड़ेगा? देखिए, जीएसटी डेस्टिनेशन टैक्स है एक। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई बैंक है एचडीएफसी, ठीक है, एचडीएफसी का हेडक्वार्टर मुंबई में। अब एचडीएफसी का हेडक्वार्टर अगर मुंबई में है, यानी ये बैंक मुंबई में रजिस्टर्ड है, तो इसको सिर्फ मुंबई में टैक्स देना है। लेकिन जीएसटी तो डेस्टिनेशन टैक्स है, यानी अगर एचडीएफसी के भारत के पूरे 29 राज्यों में और 7 यूनियन टेरिटरीज के अंदर शाखाएं हैं तो हर जगह अलग अलग रजिस्टर कराना पड़ेगा, क्योंकि बात हो रही है स्टेट जीएसटी की, यहां पे एसजीएसटी। तो यानी कि डेस्टिनेशन टैक्स है, तो इतनी रजिस्ट्रेशन वगैरह होगी, यानी उसमें रेड टेप बढ़ जाएगा, रेड टेप, इंस्पेक्टर राज बढ़ जाएगा। तो ये सब चीजें हैं जो इसमें उतनी सोची नहीं गई। और एक बात और, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने यह कहा अपनी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में जो फाइनेंस पे दी थी कि जीएसटी के लिए बैंक्स तैयार नहीं है। और क्रिटिसाइज करते हैं इसे, इसमें सोशल फैक्टर इग्नोर कर दिए गए हैं। देखिए, भारत में जो महिलाएं, आप जानते हैं लगभग भारत में 33 करोड़ महिलाएं हैं जो जिनको मासिक धर्म होता है, ठीक है, जो ब्लीडिंग होती है महिलाओं को, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं उसे। अब उनको क्या चाहिए? उसके लिए नैपकिन चाहिए। नैपकिन जो है उस पर आपने उसको 12% के ब्रैकेट में रख दिया है। देखिए, भारत के अंदर 88% महिलाएं हैं जो नैपकिन यूज नहीं करती, ये आपको पता होना चाहिए। और नैपकिन यूज करने ना से क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूं। कई जगह भारत के गांवों में क्या होता है, जैसे ब्लीडिंग हुई अगर किसी लेडी को, तो फिर वो उसे कैसे साफ करती है? मिट्टी से, सॉइल लगा के। और जब वो मिट्टी लगाती है तो मिट्टी में कीड़े होते हैं, जिस वजह से मिट्टी लेडी की वजाइना के अंदर जा सकती है और उससे औरत की मौत हो सकती है। और इस तरह से हजारों लाखों महिलाओं की डेथ हुई है इन्फेक्शन की वजह से, वॉर्म्स की वजह से, कीड़ों की वजह से। यह एक बहुत सीरियस इशू है जो समझना चाहिए था सरकार को। 88% महिलाएं भारत में नैपकिन नहीं खरीद सकती, ऊपर से आपने 12% में रख दिया इसको। और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने उस पर 12% जीएसटी लगा दिया। और जो कुमकुम यानी कि जो बिंदी होती है, सिंदूर होता है, उन पे आपने, या जो कांच की चूड़ियां हैं उन पे आपने 0% जीएसटी लगाया, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है। तो ये सोशल फैक्टर समझ में नहीं आते। एक और बात करते हैं, भारत में जो बच्चे हैं आप जानते हैं कुपोषण का शिकार है। भारत के 40% बच्चे हैं जिनकी हाइट अपनी उम्र से छोटी है, स्टंटेड है जिन्हें कहते हैं, माल न्यूट्रिशन का शिकार है, कुपोषण का शिकार है।
तो वो बच्चे जो हैं वो ग्लूकोज बिस्किट भी नहीं खा सकते, उन पर 18% जीएसटी आपने लगा दिया। दवाइयों के ऊपर 5%, वैक्सीन्स, पोलियो वगैरह की जैसे वैक्सीन होती है 5% में लगा दिया आपने। इन सबको एग्जाम्प्ट कर देना चाहिए था। दूसरी बात, कई चीजें ऐसी हैं जो समझ के बाहर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी परचून वाले के पास जाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं, अगर आप दाल खरीदते हैं, राइस खरीदते हैं, अगर वो अनब्रांडेड है, ब्रांडेड नहीं है, खुले में बेच रहा है, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं है। लेकिन अगर वो उसको पैकेट में डाल के ब्रांड करके बेच रहा है तो उस पर 5% जीएसटी है। तो इसमें ये क्रिटिसिज्म का पात्र है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये, अगर कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, और भारत में सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ही है, भारत में हर 10 वर्कर जो काम करते हैं उनमें से 9 अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ही काम करते हैं, तो उसके अंदर रेड टेप बढ़ गया है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई छोटी कंपनी है, उसे अपने बिजनेस को पूरे कंट्री में रजिस्टर कराना है, तो टोटल उसे कितनी फाइलिंग करनी पड़ेगी? 1029 फाइलिंग्स, यानी 1029 एक तरह से ये समझ लीजिए पेपर उसे भरने पड़ेंगे। और अगर आपको कोई छोटा बिजनेस है आपको, तो आपको 3 फाइलिंग करनी पड़ेंगी साल में, और टोटल 37 फाइलिंग है जो आपको करनी पड़ेंगी टैक्स सिस्टम के अंदर। तो क्योंकि हर 29 स्टेट में करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये तो डेस्टिनेशन टैक्स है, हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ये सब काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है। अब जो हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, उनका नाम है हसमुख अधिया, डॉक्टर हसमुख अधिया। उन्होंने ये कुछ पब्लिश किया था कि कुछ मिथ हैं जीएसटी से रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल, जिनके पास इंटरनेट नहीं है वो जीएसटी कैसे समझेंगे या कैसे बिजनेस करेंगे? तो इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट की ज़रूरत तभी है जब आप अपना जीएसटी का फाइलिंग करेंगे हर मंथली, और आपको कंप्यूटर इंटरनेट होना चाहिए तभी इनवॉइस होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप मैनुअली भी इनवॉइस दे सकते हैं जीएसटी का, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह के कुछ मिथ हैं जीएसटी से रिलेटेड जो हसमुख अधिया ने कोशिश की कि वो उसको टैकल करें। दूसरी बात, जो जीएसटी है वो वैट, पहले लोग वैट को रोते थे लेकिन अब जीएसटी को रो रहे हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि जो वैट है उसमें फिर सर्विस टैक्स भी एक्स्ट्रा लगता था, अब सिर्फ जीएसटी लगेगा। तो ये मत समझिए चीजें महंगी हो रही हैं, क्योंकि वैट में तो फिर सर्विस टैक्स भी जुड़ता था, अब वो सारे टैक्स एक में आ गए, तो इसलिए आपको जीएसटी महंगा लग रहा है। चलिए कुछ और न्यूज पे बात करते हैं। जीएसटी पे बहुत चर्चा हो गई। अब जो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं, उन्होंने एक एग्जीबिशन इनॉग्रेट करी कोलकाता के अंदर, ये है एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, और 2 किताबों का विमोचन हुआ। एक किताब है, विमोचन मतलब वो उन्होंने शोकेस करी, उनको पहली प्रति मिली उसकी, तो इमेजेस एंड इंप्रेशंस, प्रोफाइल एंड पर्सोना ऑफ प्रणब मुखर्जी, और दूसरी किताब है प्रणब मुखर्जी 100 फ्रेम्स। और ये किताबें उन्हें मिली किससे? पश्चिम बंगाल के गवर्नर श्री केसरीनाथ त्रिपाठी से। और केसरीनाथ त्रिपाठी अब बंगाल के अलावा बिहार के गवर्नर भी बन गए, क्योंकि बिहार के जो गवर्नर थे रामनाथ कोविंद, वो अब राष्ट्रपति बनने वाले हैं। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर है, तो काफी क्रिटिसिज्म हुआ सरकार का किसानों के ऊपर, फर्टिलाइजर 12% में आपने रख दिया। तो जो लेटेस्ट मीटिंग हुई है उसमें यह डिसाइड हुआ है कि 12% से दोबारा अब 5% हो जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं अनंत कुमार, उन्होंने ये कहा कि फर्टिलाइजर का प्राइस फिक्स कर दिया है। 50 किलो की जो बोरी है फर्टिलाइजर की, अब वो 295 रुपए 47 पैसे में मिलेगी। पूरे इंडिया में यही प्राइस रहेगा, कहीं भी चले जाइए। वो इसलिए क्योंकि अगर किसी स्टेट में ज्यादा किसी स्टेट में कम होता तो फिर फर्टिलाइजर की स्मगलिंग स्टार्ट हो जाती, इंटर स्टेट स्मगलिंग। इसीलिए पूरे इंडिया में फर्टिलाइजर का प्राइस फिक्स कर दिया गया है। और फर्टिलाइजर के लिए जो रेवोल्यूशन उसे बोलते हैं ग्रे रेवोल्यूशन। कुछ और न्यूज देखते हैं। सरकार ने 10% बेसिक ड्यूटी लगा दी है 1 जुलाई से। किन किन चीजों पर लगाई है? आपके मोबाइल फोन पे, या मोबाइल फोन के जो पार्ट हैं जैसे चार्जर है, बैटरी है, अगर आप हेडसेट लेते हैं, वायर हेडसेट, हेडफोन लेते हैं, रिसीवर लेते हैं, कीपैड, यूएसबी केबल वगैरह, तो और कुछ दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं जैसे कैमरा मॉड्यूल है, डिस्प्ले वगैरह, तो ये सब आप देख सकते हैं किन पे 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा जो टेक्सटाइल इंडिया 2016, ये बहुत बड़े लेवल का ट्रेड फेयर है टेक्सटाइल मंत्रालय द्वारा। टेक्सटाइल मंत्रालय एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा रोजगार भारत के अंदर देता है, ये भी याद रखिए। तो टेक्सटाइल मिनिस्टर हमारी स्मृति ईरानी है, उनकी अगुवाई में 65 MOU साइन हुए हैं टेक्सटाइल इंडिया 2017 के अंदर। ये गांधीनगर के अंदर चल रहा है ये मेला। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, विजय रूपानी भी थे जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के। इसके अलावा दिल्ली के अंदर दौड़ हुई, 11 दौड़ होगी टोटल, जिन्हें बोलते हैं स्लम युवा दौड़। तो चौथी दौड़ हुई अभी रोहिणी के अंदर। हमारे खेल मंत्री थे यहाँ पे, जिनका नाम है विजय गोयल, जो हमारे मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर विद इंडिपेंडेंट चार्ज हैं। 5000 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। टोटल पूछे कितनी दौड़ होएंगी, तो 11 होंगी, 4 अभी पूरी हो चुकी हैं। तो ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। और इस वीडियो के दौरान मैंने क्वेश्चन तो कुछ नहीं पूछे, लेकिन अगर आपके कोई कमेंट सुझाव वगैरह हैं तो वो भी कमेंट में लिख के बता सकते हैं। वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। कल सिर्फ 25,000 व्यूज आए थे, आज मुझे 40,000 व्यूज चाहिए। ओके।